अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन। तो क्या होता है, जैसे अभी ये एक बीम है, उसका जो विड्थ हो गया, इफेक्टिव डेप्थ हो गया, यहाँ पर रिइंफोर्स्ड जो प्रोवाइड किया गया है। तो जो स्ट्रेन जो कंप्रेशन में आता है वो जो नेचुरल एक्सेस होता है उसके ऊपर वाले को अनग्रेड कंक्रीट बोलते हैं, और नीचे वाले में क्या होता है कि कंक्रीट का स्ट्रेंथ को अज्यूम नहीं करते, तो वो क्रैक्ड उसको मानते हैं कि वो मतलब ये जो है स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। टेंशन जोन में खाली स्टील जो है टेंशन को लेता है, और कंप्रेशन में कंक्रीट जो है कंप्रेशन को जो है वेयर करता है। बात करते हैं कंक्रीट कंप्रेशन कितना आता है, तो 0.0002 जो से 0.0035 तक उसमें जो स्ट्रेन होता है। और जबकि स्टील में क्या होता है, स्टील में अगर बात करें तो 0.87 डिवाइड बाई एस प्लस 0.002, तो ये चीज़ होता है स्ट्रेन की वैल्यू ना। अब अगर स्ट्रेस डायग्राम के रूप में देखा जाए तो स्ट्रेस डायग्राम पहला जो स्ट्रेट होता है, फिर पैराबोलिक होता है कंप्रेशन के केस में, और टेंशन की वैल्यू जो इस तरीके से होती है 0.87 इंटू AST होती है, और कंप्रेशन में स्ट्रेस 0.446 FC के जो डिज़ाइन जो स्ट्रेस होता है वो सारी जो चीज़ें होती हैं। जहाँ तक वो रेक्टेंगल होता है वो 3/7 जना नेचुरल एक्सिस के 3/7 एक्सू तक वो रेक्टेंगल होता है, एंड 4/7 एक्सू तक क्या होता है पैराबोलिक होगा। टोटल एक्सू जो है वो नेचुरल डेप्थ का जो है डेप्थ, तो नेचुरल एक्सिस जो है डिस्टेंस है। बात करते हैं कंप्रेशन जो है C1 की वैल्यू क्या आती है, ऊपर में कंप्रेसर C1 नीचे कंप्रेसर C2 जाए तो कंप्रेसर C1 की वैल्यू आएगी 0.45 FC के इंटू 3/7 XUB हो जाएगा, जबकि C2 में क्या होगा 2/3 ऑफ 0.5 FC के इंटू 4/3 XU इंटू B हो जाएगा। कंप्रेशन इन दोनों को जोड़ो जो है कंप्रेशन की वैल्यू जो आपको याद रखनी है वो है C = 0.36 FC के B इंटू XU, याद होना चाहिए। और टेंशन का जो आता है, टेंशन में जो टोटल जो है कंप्रेशन जो टोटल फोर्स आएगा वो होगा 0.87 F/AST होगा। सो टोटल जो है ना टेंशन फोर्स हो गया इन एनफोर्स कंक्रीट स्टील, ये चीज़ होगा। और जो लीवर आर्म की वैल्यू आएगी D - 0.42 XU आता है। कहाँ से आता है वो पूरा डेरिवेशन अपने को मतलब नहीं, अपने को याद होना चाहिए कि लीवर आर्म की वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। ये जो होता है ना वाई बार होता है, वाई बार क्या होता है, वाई बार जो है ना ये कंप्रेशन का जो सेंटर आएगा C जो आएगा C से T तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वाई बार। तो वो चीज़ आ गया, वो होता है सॉरी वो नहीं होता, कंप्रेशन से लेकर के टेंशन के बीच की डिस्टेंस होता है वो होता है ना, उसको लीवर आर्म बोलते हैं। बात करते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस ना, कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस निकालने के लिए क्या करते हैं, कंप्रेशन फोर्स और टेंसाइल फोर्स को जो है इक्वल करना होता है। तो कंप्रेशन फोर्स में क्या होता है 0.36 FC के B इंटू XU होता है इक्वल टू 0.87 F/y इंटू AST हो गया। XU की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.87 F/y AST डिवाइड बाय 0.36 B इंटू FC के हो जाएगा। बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ नेचुरल एक्सेस ना, तो ये तो अपना एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस निकालना था, एक्चुअल लिमिट निकालना है। तो एक्चुअल लिमिट में क्या होता है हमें कि बैलेंस सेक्शन को अज्यूम करते हैं कि मानते हैं कि ये जो बीम हमारा है वो बैलेंस सेक्शन है, तो बैलेंस सेक्शन में होता है एक्चुअल लिमिट बाय D, स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है वो होता है 0.02 होता है 87 F/y एस, तो इसको जो है ना जब सिमर ट्रायंगल लेते हैं तो आता है एक्चुअल लिमिट बाय D 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 F/y होता है। तो बाकी ये सारी चीज़ होता है 700 डिवाइड 1100 0.75 इसको जो K माना था तो ये इंटू D हो जाता है। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस, एक्चुअल जो है डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस ना, एक्चुअल जो है डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस और कहा था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस निकालने के बाद अब बारी आती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है निकालने के लिए। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है ना उस केस में क्या होता है कि अब क्या होता है जैसे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये पता करना पड़ता है कि सेक्शन जो है ना वो अंडर एक्शन सेक्शन है कि बैलेंस सेक्शन है कि ओवर एक्शन सेक्शन है। तो वो पता करने के लिए सबसे पहले तो अपने को एक्चुअल डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेस XU पता करना पड़ेगा। एक्सी के लिए शॉर्ट XU निकालने के लिए तो तरीका है कि 0.87 F/y AST डिवाइड बाई 0.36 B इंटू FC के, इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करो XU निकालो, या फिर इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है M20 ग्रेड लिया हुआ है और Fe250 है तो 30 AST बाई B होता है।
M20 415 अगर लिया गया ग्रेड तो 50 AST होता है, और M20 FE 500 तो 60 AST होता है। इसमें रख करके डायरेक्ट XU की वैल्यू जो है निकल जाती है। फिर निकालते हैं फाइंड XU लिमिटिंग डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सेशन। तो उसमें क्या होता है, ये FE अगर 250 है तो 0.53D होता है, और FE 415 है तो 0.48D होता है, FE 500 0.046D होता है। अब XU और XU लिमिट निकालने के बाद अगर XU लिमिट से अगर छोटा है तो इससे मान होता है कि वो अंडर एनफोर्स सेक्शन है। अंडर एनफोर्स सेक्शन का होने का मतलब है कि तो जैसे कि अब XU लेस देन XU लिमिट है, मतलब अंडर एनफोर्स सेक्शन है, तो इससे मालूम चलता है कि अंडर एनफोर्स सेक्शन है, मतलब जो है अंडर एनफोर्स सेक्शन में स्टील जो है ना पहले फेल होगा। अब स्टील पहले फेल होगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग स्टील के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है। तो फोर्स जो है स्टील का हो जाएगा 0.87 F/AST, स्ट्रेस इंटू एरिया कर दिया तो वो फोर्स बन गया, इंटू लीवर आर्म D - 0.42 XU। तो ये आता है। बात करते हैं अगर XU ग्रेटर देन XU लिमिट है तो हो जाएगा ओवर एनफोर्सेशन हो जाएगा। ओवर एनफोर्सेशन मतलब जो मटेरियल जो है हमारा जो बीम है वो कंप्रेशन जो जोन में जो ना फेल होगा, सो उसको कंप्रेशन में फेल होगा, और कंप्रेशन में अगर फेल होता है तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो कंप्रेशन फोर्स के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किया जाएगा। तो 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D - 0.42 XU हो जाएगा। नॉट परमिट 4 5 है ना। स्ट्रेन इन स्टील जो होता है वो कम होता है। स्ट्रेन इन स्टील जो होता है वो जो है ना कम होना चाहिए हमेशा 0.002 प्लस 0.87 F/ES से हमेशा कम होना चाहिए। और इस केस में क्या होता है कि जब बीम इस केस में क्या होता है ना कि जब बीम अगर ओवर एनफोर्स सेक्शन है तो उसको जो है ना बैलेंस सेक्शन की तरह जो है डिज़ाइन किया जाता है। और बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि XU जो हमें XU लिमिट जो पुट कर देते हैं, जिसके चलते क्या होगा मोमेंट रेजिस्टेंस होता है 0.6 B FCK XU लिमिट इंटू D - 0.42 XU लिमिट हो जाएगा। बात करते हैं अगर एक्चुअल डेप्थ नेचुरल एक्सेशन जो है लिमिटिंग डेप्थ के अगर बराबर हो जाता है तो दिस सेक्शन इज जो बैलेंस सेक्शन बन जाता है। और बैलेंस सेक्शन बन जाता है तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों को डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो है ना कंप्रेशन के केस में जो है डिज़ाइन जो है ना किया जाता है। तो 0.6 FCK B इंटू XU लिमिट हो जाएगा। और बैलेंस सेक्शन है तो XU ले सकते हैं, XU लिमिट दोनों बराबर है तो XU लिमिट और D - 0.42 XU लिमिट ये चीज़ें जो आती हैं। अब इसको रीअरेंज कर देते हैं तो B और D से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.36 FCK XU लिमिट बाई D BD स्क्वायर इंटू 1 - 0.42 XU लिमिट बाई D। तो इन सबको मिलाकर QBD बना लिए बैलेंस के केस में। तो MB लिमिट जो था ना QBD स्क्वायर हो गया। अब ये जो Q की वैल्यू जो होती है वो होती है FE 250 के केस में 0.148 FCK BD स्क्वायर, FE 415 के केस में क्या होगा 0.138 FCK BD स्क्वायर, FE 500 के केस में क्या होगा 0.133 FCK BD स्क्वायर। ये चीज़ें जो होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टेबल की, तो वो है ग्रेड ऑफ स्टील जो होता है ना XU लिमिट हो गया, और EST जो होता है वो स्टील की जो इन स्टील जो होता है वो होता है लगभग इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही या बराबर होना चाहिए, जो कि 0.02 प्लस 0.87 F/Y डिवाइड बाई ES होता है। और MU लिमिट जो होता है न्यूटन पर mm होता है। तो ग्रेड अगर FE 250 है तो XU लिमिट की वैल्यू क्या होती है 0.53D होता है। स्ट्रेन की वैल्यू क्या होता है 0.0031 आती है, और MU लिमिट की वैल्यू 0.148 FCK BD स्क्वायर। FE 415 के केस में क्या होता है MU लिमिट जो होते हैं ना 0.48D होता है। FE 500 में 0.46D होता है। और स्टील की बात करें तो 250 में 0.0031, 415 में 0.0038 और FE 500 में 0.0042। और MU लिमिट के केस में क्या होता है FE 250 में 0.148 FCK BD स्क्वायर, FE 415 में 0.138 FCK BD स्क्वायर एंड 0.133 FCK BD स्क्वायर 500 के केस में। अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की लिमिटिंग जो है परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील जो लिमिटिंग इसमें क्या होता है 41.38 FCK डिवाइड बाई F/Y इंटू XU लिमिट बाई D। तो ये चीज़ होता है। जैसे आप क्वेश्चन में क्या होगा कि दे देगा FCK 20 हो जाएगा, ग्रेड F/Y 4 और 5 होगा, तो आप वैल्यू पुट करके और अब जैसे 4 और 5 है, 4 और 5 है उसमें क्या होता है XU लिमिट बाई D जो होता है 0.48D होता है, तो 48 ले लिए
और जो है सॉल्व करके निकल जाता है। बात होते हैं शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो क्या होता है, अगर अगर बार का डायमीटर अगर 6 mm दिया तो उसका एरिया क्या होता है 28 mm स्क्वायर होता है। बार बार अगर 8 mm का है तो एरिया जो है 50 mm स्क्वायर होगा। बार अगर 10 mm का है तो उसका एरिया 78.5 होगा। बारह mm का तो उसका एरिया 113 होगा। बार अगर 16 mm का बार है तो उसका एरिया है 201 होगा mm स्क्वायर। बार अगर 20 mm का तो उसका एरिया 314 होगा। बार अगर 25 mm है तो 490 होगा। ये जो है ना एरिया अगर शॉर्टकट याद कर लो तो कैलकुलेशन करने में ईजी होता है। और दो चीज़ और आपको याद होनी चाहिए, वो है 1/पाई जिसके वैल्यू क्या होता है 0.32 होता है, और पाई/4 जो होता है 0.78। तो ये दोनों चीज़ याद होना चाहिए, इससे क्या होता है कैलकुलेशन फास्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अगर 5 बार है 12 mm के, तब इसको या तरीका है 5 × पाई/4 × d² कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट तरीका होता है जैसे पता है हमको कि 12 mm का बार है तो 12 mm के लिए एरिया तो 113 होता है, तो 113 × 5 कर दिए, तो इस तरीके से 565 mm²। तो ये 5 बार का जो है एरिया निकला है। जैसे अब अगला दिया है कि 4 बार जब 20 mm के ले जा रहे हैं तो 20 mm का एरिया क्या होता है 314 होता है, 314 × 4 हो गया, तो 1296 mm²। तो इस तरीके से होता है ना। और बात होता है जैसे IS 432 माइल्ड स्टील के लिए यूज़ किया जाता है। IS 1786 जो होता है, सॉरी 4 बार अगर 20 mm का है तो 20 mm के लिए जो होता है ना 314 जो है mm², उसका एरिया होता है, तो 314 × 4 हो गया। इस तरीके से शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। ये हो गया। IS 432 माइल्ड स्टील का होता है। IS 1786 जो होता है ना, होता है HOSD बार के लिए होता है।